हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आई होप मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो इसमें लिखा हुआ है सामान्य अर्थव्यवस्था, यानी कि नॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है। तो किसी भी समाज के विषय में आप सोचिए, हम एक समाज में ही रहते हैं, तो समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाओं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सा अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। और वास्तव में किसी भी व्यक्ति विशेष को जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पे यह कहना चाह रहे हैं कि व्यक्तियों की जो आवश्यकता होती है वो असीमित होती है। उनकी सूची इतनी लंबी है कि उनमें से कुछ आवश्यकताएं ऐसी है कि उनकी पूर्ति होती नहीं है, या उनकी जो उनकी आवश्यकता है वो उनकी पूरी नहीं हो पाती है, या सभी वस्तुएं उनके पास नहीं होती है जो उनकी आवश्यकता की सूची में होती है। यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। फिर आगे बताया गया है कि वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को, ये हमने पढ़ लिया, यहाँ पे आवश्यकता होती है, उनकी सूची इतनी लंबी है कि जिनकी उन्हें आवश्यकता है वो उनके पास नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करना चाहता है उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती है। यानी कि जो उनकी आवश्यकता की लिस्ट में होती है उनमें से कुछ ही जो आवश्यकताएं होती है वो उनको उपलब्ध हो पाती है, और बाकी जो है उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। जैसे कि एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज, कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल और परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। तो ये इनके पास क्या है, उनकी जो आवश्यकता है उनकी वो है, पूर्ति है। ये उनकी आवश्यकता थी और इनके पास ये संसाधन उपलब्ध है। जैसे भूमि का टुकड़ा है, थोड़ा अनाज है, कृषि के उपकरण है, शायद एक जोड़ी बैल है और परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। एक बुनकर के पास क्या है, धागा है, कुछ कपास है, कपड़ा बुनने के लिए काम में आने वाले उपकरण यानी मशीनें हैं। स्थानीय विद्यालय के अध्यापिका के पास क्या है, छात्रों को शिक्षित करने की आवश्यक कौशल, यानी कि छात्रों को शिक्षित करने की जो आवश्यक कौशल होती है, यानी कि स्किल होती है, जिनसे जो टीचर्स के अंदर स्किल होती है उनसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उनके पास है। तो हो सकता है कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय कोई भी संसाधन ना हो। यानी कि जैसे मान लो कृषक है, कृषक के पास क्या है, उसका एक तो श्रम है, लेकिन कृषक के पास वो संसाधन नहीं है जिन पर उनकी कृषि करनी है। मान लो कृषक क्या करता है, कृषक के पास श्रम है सिर्फ, उसके पास न तो भूमि का टुकड़ा है, न एक जोड़ी बैल है, न परिवार के सदस्य की श्रम सेवा है, और न ही उसके पास कुछ थोड़ा अनाज है जो उन पर डाल के अनाज को उगा सके। तो उसके पास केवल श्रम है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई संसाधन ना हो। इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकती है तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। हम किसान का एग्जाम्पल लेते हैं। किसान क्या करता है, भूमि पर क्या करता है, अनाज उगाता है। अनाज उगाकर एक अंश जो है वो अपने पास एक अंश जो है अपने उपभोग के लिए रख लेता है, और बाकी का जो उसने अनाज उगाया है वो बाज़ार में जाकर उसको बेचता है और उससे उसको धन प्राप्त होता है, और उस धन से वो अपनी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो इस लाइन में यही बताया गया है, जिनकी उसे आवश्यकता है वो उन सेवाओं और वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने जो अभी बताया वही बताया है। कृषक परिवार अपने अनाज के उत्पादन के बाद उसके एक अंश का उपभोग करने के लिए कर सकता है, और बाकी के उत्पाद का विनिमय
यानी कि उसको बेचकर वस्त्र, आवास व विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है जिसकी उसको आवश्यकता है। इसी प्रकार क्या है, बुनकर सूत धागे से जो वस्त्र बनाता है उनका विनिमय करके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं, हमने बुनकर का एग्जाम्पल देखा कि उसके पास क्या क्या था, और उन संसाधनों से वो क्या करेगा, कपड़ा बनाएगा, कपड़ा बना के उसको बाजार में बेचेगा, बेचकर उसको धन प्राप्त होगा, और उससे धन से क्या होगी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो अपनी कर सकता है, उसे वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अध्यापिका क्या है, विद्यालय में छात्रों को पढ़ाती है, पढ़ाकर उनको सैलरी मिलती है और जिनका उपयोग वह उन वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकती है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मजदूर भी क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करके जो कुछ धन कमाता है, अपनी मजदूरी करता है और मजदूरी प्राप्त करता है, उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इस प्रकार क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपना श्रम देके या कोई संसाधन का उपयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करता है और उससे धन प्राप्त करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार हर व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है, यानी कि अपने संसाधनों का उपयोग करके कुछ उत्पाद बनाएगा, उससे क्या करेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती है उनकी पूर्ति के लिए उनके पास असीमित संसाधन नहीं होते। असीमित संसाधन यानी कि जितनी उनको आवश्यकता है उतने संसाधन नहीं होते, इसकी वजह से क्या है, वह अधिक उत्पादन नहीं कर पाते, और अधिक उत्पादन नहीं करेंगे तो धन भी कम आएगा, इससे उन जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होगी। यहाँ पे हमें इसका वर्ड जानना है कि संसाधन क्या होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो ये तो एक रीडेबल है, ये ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि संसाधनों से क्या अभिप्राय है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। तो संसाधनों से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं से है, यानी कि वो वस्तुएं और सेवाएं से हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है। यानी कि संसाधन वे हैं, अब वो संसाधन वस्तुएं भी हो सकती है और सेवाएं भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे कि एक कृषक है, उसके पास संसाधन क्या है, एक भूमि का टुकड़ा है, उस संसाधन पर वो क्या करेगा, अनाज उगाएगा। अनाज क्या है, अन्य वस्तु है, यानी कि जिनका उपयोग हमने भूमि का उपयोग किया, ये एक संसाधन है, और जिनका उपयोग यानी ये भूमि है, जिनका उपयोग अनाज उगाने के लिए या कोई अन्य वस्तु उगाने के लिए करते हैं, का उत्पादन करने के लिए करते हैं, तो वो क्या है, संसाधन है। तो भूमि हमारा क्या हो गया, संसाधन हो गया। जैसे सेवा, क्या सेवा में क्या आ जाता है, श्रम आ जाता है। तो कृषक परिवार के पास क्या है, श्रम है, वो श्रम करेंगे, श्रम करके अनाज उगाएंगे, अनाज उगा के वो अनाज उगाएंगे, यानी कि वो अन्य वस्तु बन गई, अन्य वस्तु का उत्पादन होता है, तो वो क्या होगी, हमारा श्रम भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, भूमि, श्रम, औजार, मशीनें इत्यादि, ये हमारे क्या हो गए, संसाधन हो गए। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ कृषक परिवार जितना अनाज पैदा करता है उसकी मात्रा उसे प्राप्त संसाधनों की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि कृषक परिवार जितना अनाज उगाएगा उसकी जो मात्रा है उससे प्राप्त संसाधनों की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है। इस प्रकार इस अनाज के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा वह प्राप्त करता है वह भी सीमित होती है। यानी कि कृषक परिवार मान लो कम अनाज उगा रहा है तो उससे कम धन आएगा, कम धन आएगा तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई है वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो उसकी मात्रा उसे प्राप्त संसाधनों की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है, और इस अनाज के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा वह प्राप्त करता है वह भी क्या होती है, सीमित होती है। इसके परिणाम स्वरूप वह परिवार अपने लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ का चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास धन कम है, तो उन आवश्यकताओं में से उनको चयन करना पड़ता है कि हमें पहले कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, तो वो
क्या हो जाए, बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन होने के कारण ही क्या होगा, सीमित मात्रा में धन आएगा। सीमित मात्रा में धन आएगा तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके परिणाम स्वरूप वह क्या है, उन सेवाओं, वस्तु और सेवाओं का कुछ चयन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से चयन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वह अन्य वस्तुओं और सेवाओं का त्याग करके ही वांछित वस्तुओं और सेवाओं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। यानी कि कुछ का वो त्याग करेगा और कुछ का वो उपभोग करेगा। उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है, ये उसकी आवश्यकता है, तो उसे कुछ और एकड़ खेती योग्य ज़मीन खरीदने का अपना विचार त्याग देना होगा। अब मान लो उसके पास सीमित ही संसाधन है, ठीक है, और वो एक बड़ा घर लेना चाहता है और एक एकड़ योग्य ज़मीन खरीदने का भी विचार है उसका, तो उसको या तो अपने बड़े घर लेने को त्यागना पड़ेगा या उसको जो 1 एकड़ ज़मीन लेनी है उसको त्यागना होगा। उन दोनों में से उसको एक चूज़ करना होगा कि उसको क्या लेना है, क्योंकि उसके पास सीमित ही मात्रा में धन है। यदि उसे अपने बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन के लिए कुछ विलासिताओं को त्यागना पड़ सकता है। यानी कि अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए उसको जो अपने शौक़ है या कुछ उसकी आवश्यकताएं हैं उसको त्यागना पड़ सकता है। समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और इसलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। सीमित संसाधनों को क्या करना पड़ता है, एकदम बेस्ट यूज़ करेंगे तभी हमारा काम चलेगा। तो उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ेगा सीमित संसाधनों का, क्योंकि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताएं तो असीमित है लेकिन उसके पास सीमित संसाधन ही है। तो ये 2 पॉइंट तो हमने पढ़ लिए कि व्यक्तियों की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और सीमित संसाधन होते हैं। ये 2 हमारे समस्याएं हो गई। फिर आता है सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है तथा उसे कुछ ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं से संयोजन की आवश्यकता होती है जिनमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती। ये कहना अनावश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगतता होनी चाहिए। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के तौर पर हमारे कृषक परिवार तथा अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों सामूहिक उपयोग के लिए आवश्यक मात्रा के बराबर हो। यानी कि कृषक परिवार जो अनाज उगाते हैं वो हमारे समाज के हिसाब से उतनी मात्रा में होनी चाहिए कि वो सबको समान उपलब्ध हो सके, यानी कि उस अनाज में सबकी संतुष्टि हो सके। यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कृषक इकाई सामूहिक रूप से पैदा कर रही है, तो इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनकी मांग बहुत अधिक हो। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मान लो कि कृषक परिवार ने क्या कर दिया, ज़्यादा अनाज उगा दिया और उतनी की आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इन इकाइयों को उपलब्ध जो संसाधन है उन वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि कृषक परिवार को इतनी की आवश्यकता नहीं है तो वो अपने पास रख के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग कर सकता है जिनकी मांग बहुत अधिक है। यानी कि जिनकी मांग ज़्यादा अधिक है उनके उपयोग में वो कर सकता है। इसके विपरीत यदि समाज में लोगों की अनाज की आवश्यकता कृषक इकाइयों द्वारा सम्मिलित रूप से उपजाए जाने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है, यानी कि यहाँ पर लोगों की डिमांड ज़्यादा है लेकिन अनाज क्या है, कम है, तब क्या होगा, तो सम्मिलित रूप से उपजाए जाने वाला अनाज की तुलना में अधिक है तो दूसरी वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जा रहे संसाधनों का पुनः विनिदान अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यानी कि जिस अनाज की डिमांड ज़्यादा है और कृषक के पास अनाज जो है कम है, लेकिन कुछ अनाज ऐसे होंगे जिनकी डिमांड कम है तो उनका उपयोग, उनके संसाधनों का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसके लिए हम कर सकते हैं।
पुनः विनिधान अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यही स्थिति अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के विषय में है। जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है, उसी प्रकार समाज के लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की तुलना में भी समाज के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी होती है। समाज के लोगों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का विनिधान विभिन्न वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए करना पड़ेगा। यानी कि जो लोगों की पसंद और नापसंद है, उसके हिसाब से हमें उत्पादन करना पड़ेगा, ताकि हमें भी लाभ हो और लोगों की आवश्यकताएं भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। फिर आता है समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है। इस प्रकार उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा और समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, ये दो मूल आर्थिक समस्याएं जिनका समाज सामना करता है। यानी कि हमारे पास कितनी समस्याएं होगी। पहले तो है कि व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है, असीमित आवश्यकताएं थी। दूसरा है कि हमारे पास क्या है, सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन है। तो यहाँ पर भी ये बताया कि सीमित संसाधनों का विनिधान और वस्तु और सेवाओं का अंतिम मिश्रण का वितरण, ये दो मूल आर्थिक समस्याएं जिनका समाज क्या करता है, सामना करता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की स्थिति ऊपर बताई गई है, वस्तु तो वह उससे कहीं जटिल होती है। समाज के विषय में हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, उसके संदर्भ में जब अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे मूलभूत विषयों पर चर्चा करें, जिनमें से कुछ का अध्ययन हम अध्योपांत पुस्तक में करेंगे, यानी आगे पुस्तक में करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है वो सिर्फ रीड करने के लिए, उनमें से क्वेश्चन नहीं बनते। जहाँ जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उनको ज़रूर पढ़ें और अपने रिवीजन में भी उनको ऐड करें। फिर आता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, विनिमय यानी कि उसको बाजार में बेचना, और उपभोग यानी कि उसका उपयोग करना, जीवन की आधारभूत आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ये तीन हमारे क्या है, आधारभूत आर्थिक गतिविधियां हैं, उत्पादन, विनिमय और उपभोग। प्रत्येक समाज के इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी होती है। हमने आगे पहले भी पढ़ा है कि हमारी कितनी समस्याएं हैं, असीमित आवश्यकता व्यक्तियों की, सीमित संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, और संसाधनों की यह कमी ही क्या करेगी, चयन की समस्या को जन्म देती है। कैसे, अब ये देखते हैं। देखो, संसाधनों की कमी होगी तो कम उत्पादन होगा, तो कम मात्रा में धन आएगा, तो हमें अपनी जो इतनी सारी आवश्यकताएं हैं उनमें से कुछ का चयन करना पड़ेगा, ताकि हम उस सीमित धन का उपयोग करके उन आवश्यकताओं को पूरा करें, और कुछ आवश्यकताओं को हमें त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ पे चयन की समस्या आ जाती है संसाधनों की कमी के कारण। तो संसाधनों की यह कमी क्या करेगी, चयन की समस्या को जन्म देती है। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होती हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को ये निर्णय करना पड़ता है कि वह दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करे। अर्थव्यवस्था की समस्याएं प्राय संक्षेप में इस प्रकार होती हैं। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि 1 मार्क में भी या 2 मार्क में भी क्वेश्चन ये बनता है कि अर्थव्यवस्था की कितनी केंद्र समस्याएं होती है। तो अर्थव्यवस्था की 3 केंद्र समस्याएं होती है। पहला, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी है हमारी
इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड आती है हमारी, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो हमारी तीन हो गई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड आती फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। दूसरा आ जाता है कि उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा है कि उत्पादन किन के लिए किया जाए। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारी, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। तो प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किन किन वस्तुओं तथा सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चयन की समस्या क्या आती है कि अधिक खाद्य पदार्थों का किया जाए, या वस्तुओं या आवासों का निर्माण किया जाए, या विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए, या कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए, या औद्योगिक उत्पादों का करें, या सेवाओं का करें, या शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग करें, या सैन्य सेवाओं के गठन पर करें, और या बुनियादी शिक्षा को बढ़ाने पर अधिक खर्च किया जाए, या उच्च शिक्षा पर किया जाए। उपयोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाए, या निवेशपरक वस्तुओं, मशीन आदि, जिससे भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि होगी। इस प्रकार की वस्तुएं कैसे उत्पादित की जा सकती है। तो यहाँ पर है कि हमें क्या उत्पादन करना है, और इनके ये विकल्प हैं जिनमें से हमें क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर क्या है, चयन की समस्या पैदा होती है। दूसरा है, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, यानी कि इन वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाए। वस्तुएं तो हमने देख ली कि ये वस्तुएं हैं, उनमें से हमें चयन करना है। अब जो वस्तुएं हमने चयन की है उनका उत्पादन कैसे करते हैं, यानी कि किस तकनीक का उपयोग करें कि हमें अधिक लाभ हो। हम श्रम प्रदान तकनीक का उपयोग करें, या हम मशीनों का उपयोग करें। तो प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवा में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए, अधिक श्रम का उपयोग किया जाए, यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाए, या पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक माने मशीनों का उपयोग करें। तो जहाँ पर श्रम का उपयोग ज़्यादा होता है वहाँ पर हम श्रम प्रधान तकनीक लगाएंगे, और जहाँ पर मशीनों से ज़्यादा जल्दी काम होता है वहाँ पर हम पूंजी प्रधान तकनीक यानी कि पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करेंगे। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीक का उपयोग किया जाए ये हमें देखना होगा, या तो श्रम प्रधान तकनीक का या मशीनों का यानी कि पूंजी प्रधान तकनीक का। ये इसकी समस्या होगी। फिर आता है, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किससे प्राप्त होगी ये भी हमें देखना पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए, किसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी और किसको कम, यानी कि किसको अधिक मात्रा में सामान देना है और किसको कम देना है ये हमें देखना है। यह सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था की सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो। क्या प्रारंभिक शिक्षा तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, यानी कि किन वस्तुओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए और किन वस्तुओं को पैसा देकर उपलब्ध करवाया जाए। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए और उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग है उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए, ये हमारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की क्या है, केंद्र समस्या है। ये हमारी केंद्र समस्या होगी। अब अगला टॉपिक आ जाता है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सीमित उत्पादन संभावना, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, पीपीसी कर्व जिसे हम बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
सीमांत उत्पादन संभावना वक्र जिसे हम बोलते हैं, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है। जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है, हमने अभी पढ़ा है कि मेरे पास सीमित संसाधन, उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों का सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं। दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं तथा प्रत्येक समाज को ये निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाए। यानी कि हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन का उपयोग हम इस प्रकार से करें कि हमारा काम भी अच्छे तरीके से हो जाए और जो हमारी आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो जाए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को ये निर्णय लेना होता है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए अपने दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करें। विनिधान मतलब किस प्रकार उनका यूज़ करें सीमित संसाधनों का। तो अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा के परिप्रेक्ष्य में उन संसाधनों का विभिन्न रूप में विनिधान संभव है और उससे सभी संभावित वस्तु तथा सेवाओं के विभिन्न मिश्रणों को प्राप्त किया जा सकता है। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्पादन संभावना सेट किसे कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे कि उपलब्ध संसाधनों की मात्रा, यानी कि हमारे पास कितने संसाधनों की मात्रा उपलब्ध है। फिर आता है उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान, यानी कि टेक्नोलॉजी नॉलेज कितनी है हमें, और उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं और संभावित संयोगों की समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। यानी कि हमारे पास उपलब्ध संसाधनों की मात्रा कितनी है, उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान कितना है, जिसके द्वारा हम उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के सभी जो संभावित संयोग है। संयोग माने कैसे कि अगर इसका उत्पादन करेंगे तो संयोग जैसे कि हम अनाज 0 उगा रहे हैं, संयोग जैसे कि हम बता सकते हैं कि संयोगों के समूह, यानी कि ए कंडीशन देखते हैं जहाँ पर हमें 0 अनाज उगा रहे हैं, 10 कपास उगा रहे हैं। बी में देखें तो 1 अनाज उगा रहे हैं और 9 कपास उगा रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं और यहाँ एक बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, तो हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करके हमें अपना उत्पादन करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन ही है। जैसे यहाँ 0 अनाज है तो यहाँ 10 कपास है, यहाँ 1 अनाज उगाया तो यहाँ पे 9 कपास करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 अनाज उगाएंगे तो यहाँ पे 7 कपास उगाएंगे, यहाँ पर 3 अनाज उगाएंगे तो यहाँ पे 4 कपास उगाना होगा, और यहाँ पर 4 उगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें 0 उगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे संयोग बन जाते हैं। ये हम उदाहरण रीड कर लेते हैं एक बार। एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लें जो अपने संसाधनों का उपयोग करके अनाज और कपास का उत्पादन कर रही है। अनाज तथा कपास के उन कुछ संयोग को दर्शाया गया है, जैसे ये जो संयोग है ये सब संयोग है, 1 9 2 7 3 4, ये 4 0। तो जब इसके संसाधन पूर्णतः प्रयोग किए जाते हैं, सभी संसाधनों का उपयोग अनाज के ही उत्पादन पर किए जाने पर अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा 4 इकाइयाँ हैं, और यदि सभी संसाधनों का उपयोग कपास के ही उत्पादन में किया जाए तो कपास की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा 10 इकाइयाँ हैं। यानी कि सारे संसाधन को हम अनाज में लगाते हैं तो इसमें 4 इकाइयाँ होगी, और यदि हम सारे संसाधनों का उपयोग कपास को उगाने के लिए करते हैं तो यहाँ पर 10 इकाइयाँ होगी। यहाँ पर हम कुछ संसाधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे, 10 इकाइयाँ हैं। अर्थव्यवस्था में अनाज की 1 इकाई तथा कपास की 9 इकाई, 1 इकाई और 9 इकाई, अथवा अनाज की 2 इकाई तो कपास की 7 इकाई, और अनाज की 3 इकाई और कपास की 4 इकाई उत्पादित की जा सकती है। बहुत सी अन्य संभावनाएं भी हो सकती है। अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं दर्शाई गई है वक्र पर अथवा उसके नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास के नीचे संयोगों को दर्शाती है, जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों द्वारा
संभव है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि ए पर क्या है कि हम कपास को तो कितना उगा रहे हैं, 10 उगा रहे हैं, लेकिन अनाज को क्या उगा रहे हैं, 0 उगा रहे हैं। बी पर क्या है कि कपास को उगा रहे हैं हम 9 और अनाज को उगा रहे हैं हम कितना, 2। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो कपास है 10 और अनाज है 0, यहाँ पर कपास है 9 और अनाज है 2, और यहाँ से हम उगाएं कपास, तो सी पर क्या कंडीशन बन जाती है, कपास था 7 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये कपास 7 यानी कि कपास को कम पड़ना पड़ेगा और अनाज को ज़्यादा बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये करना होगा, ऐसे करके ये ग्राफ बनेगा। यह वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा को दर्शाता है। यानी कि अनाज को उगाने के लिए कपास की मात्रा को कम करने की ग्राफ को यह दर्शा रहा है। यानी कि निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम मात्रा हम उगा रहे हैं, अनाज की अधिकतम मात्रा को उगा रहे हैं ना, तो इस प्रकार के वक्र को हम क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, यानी कि पीपीसी कर्व कहेंगे इसको, पीपीसी कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना अनाज तथा कपास के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए कि सीमांत उत्पादन संभावना के ठीक नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास का वह संयोग दर्शाता है जो सब तब उत्पादित होगा जब सभी अथवा कुछ संसाधनों का उपयोग या तो पूरी तरह न किया गया हो अथवा उनका उपयोग अपव्यय करते हुए किया गया हो। यदि दुर्लभ संसाधनों में से अधिक संसाधनों का उपयोग अनाज के लिए किया जाएगा तो कपास के उत्पादन के लिए कम संसाधन उपलब्ध होंगे। यानी कि अनाज को उगाने के लिए हम इतना उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर कपास का उत्पादन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम सारे संसाधनों का उपयोग कपास को उगाने के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर अनाज का उत्पादन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अतः यदि हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि हम अनाज की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अन्य वस्तु की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। यानी कि अनाज को हम अधिक उगाना चाहते हैं तो हमें कपास की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा अनाज की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार एक वस्तु कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। यानी कि अगर हमें अनाज की मान लो 2 इकाई प्राप्त करनी, अनाज की मान लो हमें 4 इकाई प्राप्त करनी है तो हमें कपास की मात्रा को त्यागना पड़ेगा। तो अनाज को अधिक उत्पादन करने के लिए कपास की त्यागी गई मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे हम एक अतिरिक्त वस्तु, कौन सी अतिरिक्त वस्तु, अनाज को उगाने के लिए इकाई प्राप्त करने के लिए हमें कपास की मात्रा को छोड़ना पड़ रहा है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, अवसर लागत कहते हैं। यहाँ पर MCQ भी बनता है कि अवसर लागत को और क्या कहते हैं, तो अवसर लागत को हम आर्थिक लागत भी कह देते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने पास उपलब्ध अनेक संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता है, या तो हम अनाज उगा लें या हम कपास उगा लें। दूसरे शब्दों में बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही अर्थव्यवस्था की एक केंद्र समस्या है। चयन समस्या सबसे बड़ी है, केंद्र समस्या यही है हमारी। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर MCQ बनता है। अवसर लागत को हम क्या कहते हैं, आर्थिक लागत भी कहते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपने हैंड रिटन नोट्स और जो NCERT बुक है वो आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके
मेरे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।